नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां चोरों ने ताला तोड़कर स्कूल में की चोरी और कहां ट्यूबवेल चलाकर माइनर में पानी छोड़ रहे हैं सिंचाई विभाग के कर्मचारी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी की एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जो कभी समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थी, जिनके मकान में पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का पहला कार्यालय बना। मुलायम सिंह यादव से लेकर आज समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां जाकर रुकते थे। जगह का नाम है लालगंज कटौली, जो कि स्वर्गीय बद्रे आलम खान का आवास था, जो कभी आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार थे, जो कभी स्वर्गीय ईश दत्त यादव और बलराम यादव जैसे बड़ी शख्सियतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वर्गीय बद्रे आलम खान को लखनऊ कार्यालय पर बुलाकर सम्मानित करने की कोशिश की, मगर सेहत खराब होने के कारण स्वर्गीय बद्रे आलम खान लखनऊ कार्यालय पर नहीं जा सके, जिससे वह सम्मान पत्र लालगंज के विधायक बेचई सरोज के हाथों ने दिया गया। वहीं जब उनका सेहत दिन प्रतिदिन खराब होने लगा तो उन्होंने अपने बेटे वसीम अहमद, जो कि दुबई में बिजनेस करते हैं, उनको बुलाकर उन्हें वसीयत की और कहा कि हमारी सेहत तो खराब है, अब आपके कंधों पर समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य सौंपा जा रहा है। इस आंधी में सारे लोग बह जाएंगे और ये बहुमत सरकार बहुमत के साथ बनने जा रही है। ये बताइए, देखा गया है आपकी बात जो है, मुसलमानों से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पीछा छुड़ाने का प्रयास कर रही है, ऐसा आरोप लग रहा है। अभी हाल ही में जो है वहाँ पे देखा गया जैन चौधरी के रैली में एक वहाँ के एमएलए थे जो है, उनको जो है पीछे धकेल दिया गया, जिसको जो है एमआईएम उसको भुनाने का प्रयास कर रही है जगह जगह। कितनी सत्यता है कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी जो है पसंद नहीं करती या देखना नहीं चाहती? कितनी सत्यता है इसमें? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मीडिया में जो जिस तरह का जो ये आ रहा है, आप लोगों ने देखा होगा या आप सभी लोग देख रहे हैं, तो सभी लोगों को पता है कि ये गोदी मीडिया का यही काम है कि मुसलमानों के खिलाफ जो है इस तरह का दिखाया जा रहा है। उन्हें पता है कि सारे ही लोग एक तरफा जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ में जुड़ रहे हैं बहुत ही तेजी से। जो बसपा में थे या कांग्रेस में थे या अन्य पार्टियों में थे, वो सारे लोग जितने भी हैं वो टूट के सारे। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जहानागंज की बबूरा दलित बस्ती में बने प्राथमिक विद्यालय का ताला बीती रात चोरों ने तोड़कर उसमें रखे बर्तन, अनाज, रजिस्टर व अन्य स्कूल के सामान लेकर फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर प्रधानाचार्य सूरनाथ यादव मौके पर पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ लिखित थाने में तहरीर दी है। प्राथमिक विद्यालय बबूरा हरदन बस्ती, जब मैं समय से विद्यालय पहुंचा 9 साढ़े 9 बजे लगभग, तो देखा कि ऑफिस का दरवाजा का ताला तोड़ करके और अंदर सब सामान, जिसमें भगोना था, किचन का तमाम जो भी सामान होता वो, गैस, चूल्हा और कुछ रजिस्टर, ग्लोब और खेल का सामग्री और अन्य कागजात भी चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। देखने के बाद हमने सूचना अपने अधिकारी को भी दे दी है और प्रशासनिक स्तर पर हमने 112 पर सूचना दिया और वहां से 112 के लोग आए। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश कार्यालय के निकट इसौली माइनर में सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। माइनर में ट्यूबवेल चलवाकर पानी छुड़वा दिया गया है, जिसको किसानों ने मौके पर जाकर पकड़ लिया। ठेकेदार और जेई ने मजदूर को पैसे देकर और ट्यूबवेल को 200 रुपए प्रति घंटा देकर माइनर में पानी छोड़ दिया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता उपेंद्र पाल सिंह ने बताया कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मिलकर पैसे निकालने के चक्कर में ट्यूबवेल का पानी माइनर में छुड़वा दिया है। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट।
कचना तहसील के अंतर्गत भीरपुर सूर्योदय इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पहुंचे कचना विधायक उज्जवल रमन सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर संदीप शर्मा प्रदेश अध्यक्ष उज्जवल रमन यूथ ब्रिगेड ने उनका स्वागत किया। फाइनल मुकाबले में मझुआ और भीरपुर के बीच खेला गया, जिसमें मुकाबले में मझुआ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में 148 रनों का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करने उतरी भीरपुर टीम ने 103 रन ही बना पाई और पराजित हुई। विजेता और उपविजेता टीम को विधायक उज्जवल रमन सिंह के द्वारा पुरस्कृत किया गया। मैन ऑफ द सीरीज के खिलाड़ी को रेंजर साइकिल से पुरस्कृत किया गया और इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में संदीप त्रिपाठी मौजूद रहे। टूर्नामेंट आयोजित किया जाता रहा है और भीरपुर के लोग सब लोग मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते रहे हैं। और आज मैं मझुआ की टीम को बधाई, दूसरी भीरपुर की चौकी की टीम विजेता रही, उनको भी ढेर सारी शुभकामना दूंगा। बहुत ही अच्छा खेल इन लोगों ने खेला है और उम्मीद करता हूं कि अगले टूर्नामेंट में और भी टीमें आएंगी और आने वाले दिनों में भीरपुर का ये कार्यक्रम और निखार लेगा। आज माननीय विधायक जी का जो अपना अमूल्य समय कमेटी के लिए दिए और उनका जो आश्वासन मिला युवाओं के लिए, उसके लिए हम आभारी हैं। अगर हम एक निवेदन करेंगे माननीय जी से, अपने यहाँ के जो विधायक हैं, हमारे यहाँ के जो प्रमुख हैं या जो हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष या सांसद जी हैं, आश्वासन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो यहाँ की प्लेटफॉर्म जो बुनियादी सुविधाएँ हैं जो युवाओं को मिल नहीं पाती। जो अभी आप IPL की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो आज की स्थिति है, वहाँ पे वो सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। पहले जो महानगर 4 थे वहीं से खिलाड़ी आते थे। अभी की स्थिति जो भी है, छोटे छोटे शहरों से खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं। तो जो उज्जवल रमन सिंह जी सबके लोकप्रिय है, जात पात का भेदभाव नहीं करते हैं, सब लोग एक सम्मान रखते हैं। इसलिए जहाँ एक भी सीट हम लोग नहीं जीते थे, हमारे कुमार साहब 12,000 और आगामी जो 2022 में चुनाव होने वाला है, हम लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी करेंगे और 2022 में बाइसिकल का परचम फहराएगा। आपका परिचय जानना चाहते हैं? मैं संदीप शर्मा, उज्जवल रमन यूथ ब्रिगेड प्रदेश। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जनपद में जिला कृषि अधिकारी के नेतृत्व में शोहरतगढ़ तहसील प्रशासन के साथ महाथा गांव में उर्वरक की कालाबाजारी की शिकायत पर की गई छापेमारी में भारी मात्रा में उर्वरक बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि जहां एक तरफ किसान खाद के लिए परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ खाद की कालाबाजारी व तस्करी कराने वाले हो रहे मालामाल, जिसकी सूचना जिला कृषि अधिकारी CP सिंह को मिली है। उन्होंने आनन फानन में शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के महाथा गांव में तहसील प्रशासन के साथ में छापेमारी की और शौकत नामक व्यक्ति के घर से लगभग 100 बोरी उर्वरक बरामद किया है। हाँ सर, एक मामला है, आप लोग छापेमारी किए हैं, खाद की बरामदगी हुई, इसकी क्या कार्रवाई है? जी, आज शिकायत प्राप्त हुई कि माथा में एक व्यक्ति अपने घर पर यूरिया का डंप करके वहीं से अपने पिकअप से और किसानों को भी बेच रहा है। इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल तहसीलदार शोहरतगढ़ के साथ मौके पर पहुंचकर छापेमारी की गई। वो व्यक्ति शौकत नाम का है। 2 कमरे में यूरिया प्राप्त हुई, लगभग 100 बोरी यूरिया है। उसके संबंध में उसके परिवार वाले कुछ नहीं बता पाए। शौकत से भी प्रधान के माध्यम से संपर्क किया गया, लेकिन वो सामने नहीं आए। तत्काल प्रभाव से उसको सीज कर दिया गया और वो मेरा उर्वरक व्यवसाय भी नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा कोई लाइसेंस उसको निर्गत नहीं किया। संपूर्ण तथ्य से जिलाधिकारी महोदय से अवगत कराते हुए उनसे स्वीकृति लेकर अनुमोदन लेकर उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। कहीं न कहीं ये किसी दुकान से ही लिया होगा या विभाग से, तो ऐसे में ये बड़ी लापरवाही। जी बिल्कुल। अगर किसी कोई दुकानदार, जनपद का कोई दुकानदार उसको दिया होगा तो उसकी भी विवेचना कर उसकी जांच की जाएगी और उसके विरुद्ध भी 3/7। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। यूरोप की तर्ज पर आगरा में बन रही FDR तकनीक से सड़क का निरीक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य मशीन के बिना काम होते देख नाराजगी व्यक्त की। आगरा के एतमादपुर में यूरोप की तर्ज पर नई टेक्नोलॉजी FDR के द्वारा 11 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है।
करीब 12 करोड़ की लागत से बन रही सड़क का निरीक्षण ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने अपने सामने मशीनों द्वारा सड़क का निर्माण कराकर देखा, जहां एक मशीन की मौजूदगी न होने पर नाराजगी भी व्यक्त की। समस्त अधिकारियों तथा ठेकेदारों को निर्देश दिए कि जब तक मुख्य मशीन नहीं आती तब तक सड़क निर्माण कार्य बंद रहेगा। वहीं शेखपुरा में पानी की टंकी से संबंधित स्थानीय व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको दिखाया जाएगा। साथ ही खंदौली के गांव खड़िया में खराब पड़ी सड़क के बारे में भी उन्होंने मीडिया को बताया कि उसको दिखाया जाएगा। एक फुल डेप्थ रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है जी। ये सड़क बनाने की नई टेक्नोलॉजी है जी, और बाकी जगह पे यूएसए, यूरोप में इसी टेक्नोलॉजी से सड़क बनती है। लेकिन आपने हमारे यहाँ देखा होगा कि जब सड़क बनती है तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर डालते हैं, तीसरी लेयर डालते हैं। yes. और कई जगह आपने देखा होगा कि घर नीचे हो जाते हैं, सड़क ऊपर हो जाती है। जी जी। लेकिन इसमें क्या है कि जो मटेरियल ऑलरेडी सड़क पर डला हुआ है, जितनी गिट्टी है जी, उसके ऊपर सीमेंट और एडिटिव एक केमिकल कंपाउंड होता है, वो स्प्रेड करते हैं और उसको 25 सेंटीमीटर तक मिला देते हैं। जो लगा हुआ है वहाँ पे रिक्लेमर, वो 25 सेंटीमीटर तक खोद के और मिला सकता है। उसके बाद वो जब कॉम्पैक्ट करके उसको स्प्रेड करके कॉम्पैक्ट करते हैं, तो एक सेट ऑफ इक्विपमेंट है जिसमें 20 टन के रोलर यूज़ होते हैं। आमतौर पे गांव में जो सड़कें बनती हैं उसमें 8, 9, 10 टन के रोलर यूज़ होते हैं। तो 20 टन के इसमें 2 रोलर यूज़ होते हैं और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस में सड़क बनती है। तो ये जो सड़क बनती है ये 10 साल तक बिल्कुल इसमें कोई गड्ढा नहीं हो सकता है। इसके ऊपर फिर BC और ब्लैक कोट होगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स यूपी में पहली बार हो रहे हैं और ये 100 किलोमीटर सड़कें हैं जो पायलट। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। इटावा में महिला सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 3 अभियान के अंतर्गत बसरेहर पर नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा आस्था सेवा संस्थान कानपुर के सदस्यों के साथ मिलकर नुक्कड़ नाटक आयोजित कर अपने अपने बीट क्षेत्र के गांव में पहुंचकर बालिकाओं, छात्राओं एवं महिलाओं को महिला संबंधी अपराधों को रोकने के बारे में जागरूक किया गया। इटावा से सीनू संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड, जो कि अखबार की सुर्खियों में लगातार बालू को लेकर रहता है, समाचार तो प्रकाशित होता है लेकिन बालू माफिया का मनोबल झारखंड की खनन चोरी करने में अटूट रहता है। जानकारी के अनुसार बंगाल के बालू माफिया लताबपुर और नगुलिया 6 और 7 के पट्टाधारी मंसूर अली और कमल खां बिना रोक टोक बालू तस्कर करते हैं, जहां देखा जाता है कि बंगाल सरकार का भी नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार का पोकलेन उतार का नियम नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार मजदूरों को रोजगार देने के लिए बिना पोकलेन उतारे स्वीकृति देती है, लेकिन मनसूर अली को बंगाल की सरकार को भी धूल झोंक रहे हैं। झारखंड से सीनू संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। भीकन गांव में मंगलवार को ग्राम खेरदा में हुई तलवार मारने की घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय शासकीय अस्पताल में प्रारंभिक उपचार कर गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। एक आरोपी को राउंडअप भी किया है। इसमें इसी के समानांतर इन्हीं आरोपी जो फरियादी पक्ष है, इन पक्षों के द्वारा एक अन्य महिला है मांगूबाई, उसके घर पर भी पत्थरबाजी हुई, जिस पर से भी एक अन्य अपराध दर्ज किया जा रहा है। तो मांगूबाई और इनका फरियादी पक्ष का भी विवाद है और जो फरियादी पक्ष है उनका भी अन्य एक वसीम करके है, उसके साथ भी विवाद हुआ है, जिसमें 2 प्रकरण आपराधिक दर्ज किए जा रहे हैं। खंडवा से सीनू संवाददाता इरफान खान की रिपोर्ट। मथुरा में ग्राम पंचायत वाटी में संचालित विद्यालय में बने नवनिर्मित कमरों का गोवर्धन विधायक ने फीता काटकर लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के हर गांव का सर्वांगीण विकास ही मेरा लक्ष्य है। गांव के विकास में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। पिछले कई वर्षों से गांव के विकास के नाम पर अन्य सरकार ने ग्रामीणों के साथ सिर्फ छलावा किया है। भाजपा सरकार हर गांव के विकास के लिए लगातार काम कर रही है, जिससे कि ग्रामीणों को सभी सुविधाओं और योजना का लाभ समय पर मिल सके। बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जाएगी और यहाँ का अध्यापक तो 40,000 50,000 रुपए तक का 30,000 रुपए से शुरू होता है और प्राइवेट में तो 4,000 5,000 रुपए तक के ही केवल अध्यापक होते, बहुत अच्छा पढ़ा नहीं सकते। केवल वहाँ पे ABCD सुना दी जाती है और ABCD सुन के घर वालों को सुना दिया तो माँ बाप खुश हो जाते, मेरे बच्चा ने ABCD सुना दी, बच्चा बहुत होशियार है वो, लेकिन बहुत होशियार नहीं बनता है और उसमें सही
बच्चों को जिसकी जड़ मजबूत होती है वही पेड़ ऊपर खड़ा होता है, और बच्चे की जड़ कमजोर रह जाए तो तभी बच्चा आगे चल नहीं पाएगा। तो अच्छा, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को भी और अध्यापकों को यहाँ इतनी अच्छी संख्या मुझे विद्यालय में। आपने 2014 में माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री। मथुरा से सीनू संवाददाता शरद मेहरोत्रा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में ट्रैक्टर से गिरकर हुई 22 वर्षीय युवक की मौत। थाना वागड़ क्षेत्र के गांव जरानी बिन्नान की घटना बताई जा रही है। मृतकों में भाई द्वारा शव को जीवित होने की आस में लाया गया जिला अस्पताल और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? ये कौन है आपके? मेरे पति। क्या हुआ, क्या है? लाइट में पकड़ ले। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? थोड़ा जोर में जा रहे थे। ऐसी जाती है सुबह? सुबह 5 बजे जा रहे थे। खेत किसका है? खेत का नाम है अंतर सिंह। ये तार किसके हैं? खेत में लगे हैं, किस में लगे हैं? ये तो राजू ने लगाए, राजू कर रहे खेत। क्यों लगाई, क्यों है? जाने पता नहीं। पशु वगैरह। क्या नाम है आपका? श्याम। ये कौन है जो मृतक है, कौन है आपका? क्या हुआ, क्या था, कैसे? ट्रैक्टर के पहिए निकले गए 3। कहाँ की घटना है ये? जरौली के पास। कहाँ के रहने वाले हैं? गढ़ से ऊपर। थाना कौन सा पड़ता है? हुआ क्या था, कैसे पता चला कि ऐसे हुआ? गिर गया था ट्रैक्टर पे से। बैठे हुए थे? नया ड्राइवर था, वो भी लहरा के चला रहा था। क्या किसका ट्रैक्टर था, क्या होता था? लेंटर वाली मशीन थी। लेंटर वाली मशीन खींच के ले जा रहे थे इसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम सिंह। भीम सिंह जी, कैसे घटना हुई और ये कौन है मृतक? मृतक हमारे गांव का है। ये जा रहे थे जरानी के पास एक गांव में नेट डालने के लिए। वहाँ पर ये ट्रैक्टर पे आके पहिया पे ड्राइवर के साथ यहाँ बैठा हुआ था। इसका पाँव सर गया था। जैसे ही पाँव नीचे सरका, जैसे उसके ट्रैक्टर पैर पे चलते चले गए। ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़ के भाग गया है और ट्रैक्टर थाने करवा कर। अब कहाँ ले जा रहे हैं इनको? अब हम ट्रामा सेंटर लाए थे, वहाँ पे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया इसे। अब मेरे मान लीजिए पोस्टमार्टम वगैरह ले गया। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां खेत के बाड़े में लगे तारों से निकलते व्यक्ति को करंट लगा, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना आज तड़के थाना रामगढ़ क्षेत्र सेली मरघटी के पास की है। काफी देर तक परिजनों ने घर से नहीं उठने दिया शव और पुलिस ने समझाकर पोस्टमार्टम को भेजा। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भैरवपुर गांव में जल जीवन हरियाली के तहत कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों के बीच फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित किसानों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों के द्वारा भाग लेकर मौसम अनुकूल खेती के तहत फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जानकारी ली गई। जो किसानों के द्वारा फसल काटने के बाद पराली को जला दिया जाता था, इससे संबंधित किसानों के बीच जागरूक करने का काम किया गया। प्रसार निदेशक कृषि विश्वविद्यालय के वरीय वैज्ञानिक आर.के. सुहानी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा एक जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसमें मौसम अनुकूल खेती के तहत एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें फसल अवशेष प्रबंधन पर काम किया जा रहा है। वैसे किसान जो फसल काटने के बाद पराली को जला देते हैं, जिससे खेतों में फसल को नुकसान होता है, वो बायोचर द्वारा उसी पराली को जैविक खाद बनाने को लेकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, आप जैसा सब हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे राज्य सरकार के द्वारा एक जल जीवन हरियाली कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसी में एक मौसम अनुकूल खेती के कार्यक्रम के तहत हम लोग फसल अवशेष प्रबंधन पे काम कर रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इधर कई घटनाएं बिहार में पुआल जलाने की हुई थी और उसको आगे ना हो, इसको रोकने के लिए हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं। एक हम लोगों ने भैरवपुर गाँव में, जो कैमूर जिला का बहुत ही अच्छा गाँव है, यहाँ पे बायोचार यूनिट बनवाया है। इस यूनिट को बनाने में फ़ायदा ये है कि बायोचार यूनिट से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पुआल हम लोगों ने डाला है, जब ये 4-5 दिन बाद ये तैयार हो जाता है तो इसमें न्यूट्रिएंट हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। तो इसको हम खेत में खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि जो बायोचार यूनिट के साथ साथ हमारा जो पुआल है उसको हम कैसे बेलिंग करके, इसके लिए भी हम लोग कॉम्फेड के साथ टाई अप किए हैं कि जो बेल बन रहे हैं उनको कॉम्फेड को उपलब्ध करा रहे हैं। उनके माध्यम से हम पशुपालकों को भेज रहे हैं। कई बार इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पुआल जलाने की समस्याएं थी वो रुक रही हैं, और दूसरा उससे बेल बनने से हमारे पशुओं को अच्छा चारा भी मिल रहा है
और रखने की जगह भी बन रही है। और तीसरा हम लोग एक मशरूम का काम शुरू कर रहे हैं कि पुआल के माध्यम से मशरूम को महिलाओं को उत्पादन कराएं। इससे उनको मशरूम खाने को भी मिलेगा और धीरे धीरे हम उनकी मार्केटिंग भी कराएंगे जब वो आगे बढ़ेंगी उद्यमता के क्षेत्र में। तो ये हमारे प्रयास हैं और ये कार्यक्रम के तहत हमें विश्वास है कि कैमूर जिले में पुआल जो जलाने के कार्यक्रम बहुत कम हो रहे हैं, आगे वो भी रुकेंगे और पुआल को हम एक कमाई का जरिया भी बना सकते हैं और यही हमारा मिशन है। और इसमें अभी हमने जो पुआल पॉम्फ्रेट को बेचा है बेल, उन्होंने 3 रुपए किलो लिया है और वो किसानों को उपलब्ध, पशुपालकों को उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा है कि हम पुआल से कैसे हमारे किसान भाई पैसे कमाएं, इस पे हमारा मेन फोकस है। मैं RK सुहाने, निदेशक प्रसार शिक्षा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सब। देखिए, पराली जलाना जो है एक तरह से ज़मीन के साथ हम अत्याचार कर रहे हैं। हकीकत ये है कि हम जितना भी हमारी भूमि है उस भूमि में मात्र 5 सेंटीमीटर गहराई तक ही हम सारा कृषि कार्य अपना संपादित करते हैं, चाहे धान लगाएं, गेहूँ लगाएं, मसूर लगाएं, चना लगाएं, जो कुछ भी है। और जब हम आग लगाते हैं तो हमारे मिट्टी में जो भी जीवांश पदार्थ है, जो भी पोषक तत्व है, जो भी हमारा मित्र कीट है, मित्र फफूंद है, मित्र बैक्टीरिया है, वो सब उस 5 सेंटीमीटर एरिया में ही रह रहा है। और जब हम आग लगाते हैं तो हम उस सब को मार रहे हैं। तो अगर ये प्रक्रिया सतत अगर चलती रही, अगर किसान इस पे नहीं जागरूक होते हैं, अगर ये सतत होता रहा, सरकार की तरफ से ये विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, जल जीवन हरियाली के तहत आपने देखा जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली के ऊपर चर्चा हो रही है, सब कुछ इसके लिए 5 गांव हर जिला में एडॉप्ट किया गया है, जहां पर बृहद पैमाने पर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। तो अगर ये जलाना नहीं रुका तो आने वाले समय में हमारी खेत में जो जीवांश पदार्थ है वो कम हो जाएगा, हमारे खेत का उपज क्षमता कम हो जाएगा, लागत बढ़ता जाएगा और फाइनली किसान को जो फ़ायदा मिलना चाहिए पर हेक्टेयर वो फ़ायदा कम होगा। और जब फ़ायदा कम होगा तो निश्चित रूप में कृषि के प्रति रुझान खासतौर से युवाओं में बहुत कम होगा। तो सरकार की ये योजना है कि हम सबसे पहले मिट्टी को संरक्षित रखें, अपने जलवायु को संरक्षित रखें और जलवायु पर जो प्रभाव पड़ रहा है, जो जलवायु का हमारे कृषि पर प्रभाव पड़ रहा है, उससे भी किसानों को अवगत कराना और उसके अनुकूल हम किस तरह का प्रजाति का चुनाव करें, कौन सा तकनीकी का चुनाव करें, इन सारी चीज़ों को लेकर हमारी बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा पहल है। पूरे हिंदुस्तान में पहला राज्य सरकार है जो इतने बड़े स्तर पे जलवायु अनुकूल कृषि कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इस कार्य को संपादित कर रही है। और इसमें पूरे बिहार के 38 जिले हैं जहाँ की हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है। कृषि विज्ञान केंद्र का अहम रोल है क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक और वहाँ की पूरी टीम इस अभियान को सफल बनाने में कार्यरत है। उसी दिशा में आज हम लोग कैमूर जिला में कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर RK सुहाने सर के साथ मैं भी आया हूँ। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर नित्यानंद, वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र औरंगाबाद। हाँ, तकरीबन पहले ये आप लोग जान लीजिए कि ये जल जीवन हरियाली जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत कृषि विज्ञान केंद्र कैमूर द्वारा बायोचार उत्पादन इकाई का निर्माण भैरवपुर में हुआ है। हम लोगों पहला कृषि विज्ञान केंद्र है पूरे बिहार में। 10 कृषि विज्ञान केंद्र को बायोचार बनाने के लिए टारगेट मिला हुआ। तो सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र कैमूर ने बनाया और इसका 2 लॉट बायोचार उत्पादन इकाई से बायोचार जैविक खाद बना है, जिसमें तकरीबन पहली बार 15% ही बन पाया, चूँकि फर्स्ट टाइम ये रिसर्च है, फर्स्ट टाइम हुआ है। तो और दूसरी बार हमारा तकरीबन हमने 15 कुंटल इसमें पुआल पराली फसल अवशिष्ट डाला और ये 3 कुंटल 90 किलो हमारा बायोचार जैविक खाद बनकर के तैयार हो गया है। इसका जो है कि अभी हम लोग फिर तीसरा ये लॉट लगाए हुए हैं
और माननीय मुख्यमंत्री साहब जो है ये इसका 5 तारीख को इनॉग्रेशन भी करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और हम लोगों का ये सतत चलते रहेगा। जो ये उत्पादन इकाई है, हम लोगों ने कुछ पराली अभी हमारे पास तकरीबन हम लोगों ने अभी 3 लॉट के लिए और हम लोगों ने पराली इकट्ठा करके रखा हुआ है। इसी के साथ ही जो है हम लोगों को, क्योंकि इस ज़िले में शाहाबाद ज़िले का ये ऐसा ज़िला है जिसको धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ पर पराली जलाने की समस्या है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग पराली को जलाते हैं। उसी के साथ ही एक और हमारा कंपोनेंट है स्ट्रा बेलर मशीन से जो हमारा पराली है हार्वेस्टर की से कटाई करने के बाद जो हमारी पराली होती है उसको लोग जला देते हैं किसान। तो उस जलाने को रोकने के लिए हम लोगों ने बिहार सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से स्ट्रा बेलर मशीन से हम लोगों ने उसको बेल गट्ठर तैयार किया। करीब 10 से 12 किलो का गट्ठर हम लोगों ने तैयार किया है। वो कम्फेड डेयरी को हम लोग को जो टारगेट मिला हुआ था कृषि विज्ञान कैमूर को 20 टन का, हमने 40 टन बना लिया है और जिसमें से 20 टन और 2 कुंटल हमने कम्फेड को दे भी दिया है और हमारा अभी 20 टन स्टॉक में है। तो हम लोगों ने जो टारगेट मिला उसको बखूबी बहुत अच्छे से उसको अचीव कर लिया। अब आगे हमने जो है बायोचार जो हमारा प्रोड्यूस हुआ है जैविक खाद, उसको बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में हम लोगों ने सैंपल भेजा है। वहां से रिपोर्ट आएगी कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कितनी। कैमूर से कैमरा पर्सन पिंटू तिवारी के साथ धीरेन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।